आदाब, मुल्क की बात में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं रिजवान खान। आइए सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। अरब लीग ने हटाया हिजबुल्लाह से दहशतगर्दी का बैन, इजराइल पर हमले की हो सकती है बड़ी तैयारी। ओवैसी के जय फिलिस्तीन का नारा पड़ा भारी, किशन रेड्डी और किरण रिजिजू ने भी घेरा। मध्य प्रदेश के कटंगा में तनाव की सूरत हाल, बजरंग दल ने मुस्लिम रिहायशियों को दी धमकी। मुल्क भर में नहीं रुक रही मॉब लिंचिंग, गुजरात में मैच देखने पहुंचे सलमान का हुआ कत्ल। जम्मू कश्मीर के कठुआ में मस्जिद गिराने की कोशिश, सियासी लीडरान ने पुलिस की सख्त मजम्मत की। मुल्क भर में नाफिज हुए 3 नए कानून, टेक्नोलॉजी से ज्यादा इस्तेमाल पर दिया गया जोर। पार्लियामेंट में नहीं उठने दिया नीट का मुद्दा, ऑपोजिशन ने पार्लियामेंट के बाहर किया एहतजाज। उपेंद्र द्विवेदी मुल्क के नए आर्मी चीफ मुकर्रर, राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा। वेस्ट इंडीज के बेरूल तूफान में फंसी टीम इंडिया, बारबाडोस में तूफान के बाद फ्लाइट ऑपरेशन बंद। और मोहन भागवत ने मेरे पापा परमवीर किताब का किया उजरा, शहीद वीर अब्दुल हमीद पर लिखी गई किताब। अरब लीग ने ऐलान कर दिया है कि वो हिजबुल्लाह को आतंकवादी ग्रुप के तौर पर पहचानना और खिताब करना बंद कर रहा है। इस ऐलान ने अमेरिका और इजराइल के होश उड़ा दिए हैं। ये वही अरब लीग है जिसने 2016 में हिजबुल्लाह को आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन मानकर उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया था। इसका साफ ये मतलब है कि अरब लीग अब हिजबुल्लाह को ताउन करके इजराइल के खिलाफ इस जंग में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें, अरब लीग में अरब खित्ते के 22 देश शामिल हैं, जिसमें सऊदी अरब से लेकर कतर, मिस्र, यूएई, इराक भी मेंबर हैं, सिवाय ईरान के। इसलिए इजराइल और अमेरिका इस बात से सख्ते में है कि ईरान सपोर्टेड हिजबुल्लाह को अरब लीग ने कैसे आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन मानने से इनकार कर दिया है। द टाइम्स ऑफ इसराइल और मिडल ईस्ट मॉनिटर अखबार और दीगर खलीज मीडिया की बड़ी खबर के मुताबिक अरब लीग के असिस्टेंट सेक्रेटरी ने अरब लीग की नुमाइंदगी करते हुए यह ऐलान कर दिया है कि हमने हिजबुल्लाह को दहशतगर्द तंजीम के तौर पर पहचानना बंद कर दिया है। बेरूत का अपना सफर पूरा करके अगले दिन मिस्र के अल काहिरा न्यूज चैनल पर एक टेलीविजन बयान में मोहम्मद जकी ने कहा, अरब लीग के पिछले फैसलों में हिजबुल्लाह को एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर पहचाना जाता था और इसके बाद हिजबुल्लाह से किसी भी तरह की बातचीत पर पाबंदी लगी। जकी ने कहा, लीग के मेंबर देश भी इस बात पर सहमत हुए हैं कि हिजबुल्लाह को दहशतगर्द तंजीम के तौर पर अब और नहीं पहचाना जाना चाहिए। अफसर ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि अरब लीग टेररिस्ट लिस्ट नहीं रखता है। इस फैसले के लिए इस फैक्ट को जिम्मेदार ठहराया कि हिजबुल्लाह को दहशतगर्द तंजीम के तौर पर तस्लीम करना अब लागू नहीं होता है। आपको बता दें, 11 मार्च 2016 को अरब लीग ने लेबनान और इराक के एतराज के साथ हिजबुल्लाह को एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर तस्लीम किया था और उसे इंतहाई पसंदी और फिरकावारानियत को बढ़ावा देना बंद करने, मुल्कों के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी करने से परहेज करने और किसी भी तरह की सरगर्मियों को रोकने की अपील की। ये क्लासिफिकेशन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के ममालिक के जरिए 2 मार्च 2016 को हिजबुल्लाह को एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर नामजद करने के तुरंत बाद हुआ। बरोज जुमा लेबनानी डेली अखबार ने बताया कि जकी ने बेरूत का दौरा किया और हिजबुल्लाह से मुतालिक लॉयल्टी टू द रेसिस्टेंस ब्लॉक के चीफ मोहम्मद रात के साथ बैठक की। ये एक दहाई से ज्यादा समय में अरब लीग और हिजबुल्लाह के बीच पहला राब्ता था। जुमे को अरब लीग के एक बयान के मुताबिक जकी ने मंगल को शुरू हुए अपने सफर के दौरान लेबनानी अफसरान के साथ साथ लेबनान के मुख्तलिफ रियासी स्पेक्ट्रम की नुमाइंदगी करने वाले मुख्तलिफ सियासी और पार्लियामेंट्री लीडरान के साथ बैठकें की। ये बातचीत गजा पर इजरायली जंग की शुरुआत के बाद से साउथ लेबनान में तनाज़ा कम करने पर मबनी थी। जकी का दौरा और बयान हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच मुमकिन कशीदगी पर बढ़ते तनाज़े के साथ मेल खाते हैं। अरब लीग के इस ऐलान से अमेरिका और इजराइल के होश उड़ गए हैं। लेबनानी ग्रुप के हक में ये अरब लीग का बहुत बड़ा कदम है। हमास और हिजबुल्लाह से इजराइल और अमेरिका वैसे ही रोजाना शिकस्त खा रहे हैं। ऊपर से अब अरब लीग ने भी ऐलान करके इजराइल और यूएस के पैरों तले जमीन खींच ली है। अरब लीग ने हिजबुल्लाह से बैन हटाकर इजराइल अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हिजबुल्लाह और इजराइल की बड़ी जंग होती है तो क्या अरब ममालिक हिजबुल्लाह के साथ इजराइल के खिलाफ जंग में उतरेगा? आपको बता दें कि अरब लीग में 1945 में 7 मेंबर थे, लेकिन अरब लीग में अब 22 मेंबर ममालिक हैं, जिसमें 8 अफ्रीकी ममालिक भी शामिल हैं। अरब लीग में अल्जीरिया, मिस्र, लेबनान, ओमान, सोमालिया, यूएई, बहरीन, इराक, लीबिया, फिलिस्तीन, सूडान, यमन, कोमोरोस, जॉर्डन, मौरितानिया, कतर, सीरिया, जिबूटी, कुवैत, मोरक्को, सऊदी अरेबिया, टूनिशिया शामिल हैं और इस अरब लीग में 7 ऑब्जर्वर ममालिक भी मौजूद हैं, जिनमें अर्मेनिया, चैड, ग्रीस, वेनेजुला, ब्राजील, एरिट्रिया और इंडिया भी शामिल है। पार्लियामेंट में हलफ लेने के दौरान जय फिलिस्तीन का नारा लगाने वाले एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने पार्लियामेंट की तौहीन का इल्ज़ाम लगाते हुए ये कहा है कि हमें ऐसे एमपीज़ की ज़रूरत नहीं है जो पार्लियामेंट की तौहीन करने वाले हैं। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स और पोस्टर्स उठा रखे थे और इन पोस्टरों पर लिखा था कि पार्लियामेंट के वक़ार की तौहीन करने वाले रुकन असेंबली की ज़रूरत नहीं है। आपको बता दें कि एआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने मंगल को 18वीं लोकसभा इजलास में रुकन पार्लियामेंट के तौर पर हलफ लेते हुए
जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और जय फलस्तीन का नारा दिया था, जिसके बाद ओवैसी बीजेपी लीडरों के निशाने पर आ गए। मरकजी वज़ीर जी किशन रेड्डी और किरण रिजिजू ने असदुद्दीन ओवैसी और उनके बयान की सख्त मजम्मत की। मरकजी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने कहा कि पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी का दिया गया जय फलस्तीन का नारा गलत है, ये ऐवान के कवायद की खिलाफ वर्जी है। ओवैसी हिंदुस्तान में रहते हुए भारत माता की जय क्यों नहीं कहते। दूसरी जानिब पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि हलफ बर्दारी की तकरीब के दौरान दूसरे मुल्क के नारे लगाना नामुनासिब है। हमारी फलस्तीन या किसी दूसरे मुल्क से कोई दुश्मनी नहीं है। हमें ये देखने के लिए कवायद की जांच करनी होगी कि क्या ये मुनासिब है या नहीं। मुल्क भर में मुसलमानों पर तशद्दुद के कई मामले सामने आ रहे हैं। अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के अरकान ने मध्य प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ एक बयान दे डाला है। आपको बताते चलें कि ये सूरत हाल बुध यानी कि 26 जून को उस वक्त शुरू हुई जब मकामी लोगों को कटंगे इलाके के तुल्ला बाबा पहाड़ी में मुख्तलिफ मकामात पर 50 से ज्यादा जानवरों की हड्डियां और दीगर बाकियात मिले। वीएचपी और बजरंग दल के अरकान ने मुबैना तौर पर हड्डियां जमा की और पुलिस को इत्तला दी। रिहायशियों का ख्याल था कि मवेशियों के स्मगलरों ने गाय को मार डाला है, उनकी खाल और गोश्त ले गए और हड्डियां पीछे छोड़ गए। इत्तला मिलते ही पुलिस, सिटी काउंसिल मेंबरान, वेटरेनेरियन और मकामी हक्काम की एक टीम मौके पर पहुंची और तमाम हड्डियां इकट्ठी करके फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दी गई। तिब्बी मुआयने के बाद इंतजामिया ने दावा किया कि जानवर के बाकियात गाय के नहीं थे, बल्कि वो 2 साल पुराने थे। वीएचपी और बजरंग दल के कारकुनों ने रिपोर्ट से मुतमईन ना होकर इंतजामिया के नताइज को मुस्तरद कर दिया और जिला कलेक्टर पर गैर मुल्की फंडेड होने का इल्जाम लगाते हुए एहतजाजी रैलियां निकाली। इंटरनेट पर मंजर-ए-आम पर आने वाली वीडियोस की एक सीरीज में हिंदुत्व के अरकान को ऐसी ही एक रैली के दौरान इश्तियाल अंगेज रिमार्क्स करते हुए सुना जा सकता है, जिसमें मुसलमान बाशिंदों को धमकी दी जा रही है और उन्हें घर खाली करने के लिए चेतावनी देते भी नजर आ रहे हैं। मॉब लिंचिंग का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन अलग अलग रियासतों से मुसलमानों पर हो रहे तशद्दुद की खबरें सामने आ रही हैं। ताज़ा मामला गुजरात के चिखरोदा से सामने आया है, जहां सलमान नामी एक लड़के को मार मार कर मौत के घाट उतार दिया गया है। 22 जून को गुजरात के छकोडरा में क्रिकेट टूर्नामेंट देखने गए 23 साला सलमान वोहरा को हिंदुत्व लोगों के एक ग्रुप ने बेदर्दी से पीट कर हलाक कर दिया। मालूमात के मुताबिक पुलिस कंपाउंड के रहने वाले सलमान की शादी सिर्फ 2 माह कबल हुई थी और उसकी बीवी भी 1 माह की हामिला है। तनाज़े की वजह से टूर्नामेंट में मुस्लिम खिलाड़ियों की अच्छी कारकर्दगी थी। कुछ मकामी लोग उसे पसंद नहीं कर रहे थे। मीडिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जब मुस्लिम खिलाड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहे थे तो हुजूम का एक हिस्सा बार बार जय श्री राम के नारे लगा रहा था। झगड़ा उस वक्त बढ़ गया जब मोटरसाइकिल पर सवार कुछ लोग आए और सलमान से मारपीट शुरू कर दी। उसने सलमान को स्टैंड से अपनी मोटरसाइकिल हटाने को कहा। हमलावर कहते रहे कि हम जो कहेंगे करो। उसके बाद उन्होंने सलमान को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सलमान को अस्पताल में दाखिल कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मीडिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस वाक़े में 2 दीगर मुसलमान भी जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक को तकरीबन 17 टाके लगे जबकि दूसरे को तकरीबन 60 टाके आए। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करके 7 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है और अदालत ने इन तमाम मुलजमान को 7 रोजा रिमांड पर भेज दिया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के कल्याणपुर पादरी इलाके में एक मस्जिद को निशाना बनाकर उसे मिस्मार करने की मुहिम शुरू की गई और इस दौरान इलाके में खूब झड़पें भी हुई, जिसमें कई लोग जख्मी भी हुए। इस वाक़े में एक सीनियर अफसर समेत 6 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं, जिसकी बड़ी पैमाने पर मजम्मत की गई है और इसकी मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा भी किया गया है। सूरत हाल उस वक्त बुरी तरह बिगड़ गई जब जम्मू कश्मीर पुलिस और रेवेन्यू हक्काम की एक मुश्तरका टीम सुबह सवेरे 4 बिल्डोजर के साथ मस्जिद और दीगर ढांचों को गिराने पहुंची, जो मुबैना तौर पर सरकारी जमीन पर तामीर की गई थी। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि अफसरों और पत्थरों और लाठियों से लेस भीड़ के बीच टकराव हुआ, जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद जख्मी हुए और गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा। जवाब में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग की और आंसू गैस के गोले छोड़े। बढ़ते हुए गुस्से के दरमियान जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों ने फौरी तहकीकात का मुतालबा किया है और अमन की अपील की है। फारूक अब्दुल्ला की ज़ेर क़यादत जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कठुआ ज़िले इंतजामिया और पुलिस की कार्रवाई की सख्त मजम्मत की है। पार्टी ने एक ट्वीट में लिखा कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस कठुआ जिला इंतजामिया और पुलिस की तरफ से मस्जिद शरीफ को गिराने की कोशिशों की मजम्मत करती है। बढ़ते हुए गम और गुस्से के दरमियान जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों ने फौरी तहकीकात का मुतालबा किया है और अमन की अपील की है। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सदर मौलाना अताउर रहमान वजदी का हफ्ते को इंतकाल हो गया। वो काफ़ी वक्त से बीमार चल रहे थे और 1 हफ्ते से देहरादून के एक अस्पताल में दाखिल थे और यहीं उन्होंने अपनी आखिरी सांसें भी ली। उनके इंतकाल से मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं और लोगों में गम की लहर दौड़ गई है। आपको बता दें कि सहारनपुर के रहने वाले अताउर रहमान वजदी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सदर थे। मौलाना की जनाजे की नमाज मगरिब बाद हुई, जिसके बाद उन्हें कुतुब शेर कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। अताउर रहमान वजदी ने बाबरी मस्जिद की तामीर को लेकर पिछले कई सालों तक मुहिम चलाई थी। उनके इंतकाल पर MP इमरान मसूद,
शहर काजी नदीम अख्तर, साबिक MP हाजी फजलुर रहमान और कई लीडरान ने दुख और अफसोस का इजहार किया है। सभी ने कहा कि मौलाना अताउर रहमान वजदी के इंतकाल से जो नुकसान हुआ है उसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। मुल्क में आज से 3 नए फौजदारी कानून नाफिज हो गए हैं, यानी कि 3 नए क्रिमिनल कानून को आज से लागू कर दिया गया है। इन तीनों नए कानूनों को दिसंबर 2023 में पार्लियामेंट में पास किया गया था। आपको बता दें कि बरतानवी दौर के 3 कानून यानी कि इंडियन पेनल कोड 1860, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की जगह अब इंडियन जस्टिस कोड 2023, इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 और इंडियन सिविल डिफेंस कोड 2023 ने ले ली है। हमारी जिंदगी में बढ़ते टेक्नोलॉजी के दखल को देखते हुए इन कानूनों में भी टेक्नोलॉजी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। इन कवानीन में ज्यादातर कानूनी अमल को डिजिटलाइज करने का इंतजाम भी किया गया है। बताते चलें कि 12 दिसंबर 2023 को इन तीनों कानूनों में बदलाव का बिल लोकसभा में पेश किया गया था। 20 दिसंबर को लोकसभा और 21 दिसंबर को राज्यसभा से ये पास हुए, जिसके बाद 25 दिसंबर को सदर हिंद ने तीनों बिलों को मंजूरी दी। वहीं 24 फरवरी 2024 को मरकजी हुकूमत ने यह ऐलान किया था कि ये तीनों नए कानून 1 जुलाई से नाफिज होंगे। हालांकि अपोजिशन ने कई खामियों का हवाला दिया। उन्हें खदशा है कि नए कवानीन इंसाफ के निज़ाम में नाइंसाफी के खतरे को बढ़ा सकते हैं और अपने मकसद से भटक सकते हैं। इन नए कानून में FIR से केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक के सारे कामों को डिजिटलाइज किया गया है। अभी सिर्फ मुलजिम की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकती थी, लेकिन अब पूरा ट्रायल क्रॉस क्वेश्चनिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही होगा। ट्रायल और हाई कोर्ट में शिकायत करनेगान और गवाहों की जांच पड़ताल और मुकदमे में शवाहिद की रिकॉर्डिंग और अपील की पूरी कार्रवाई भी अब डिजिटल तौर पर मुमकिन होगी। शहरियों की सहूलत को यकीनी बनाने के लिए पहली बार 0 FIR और E-FIR की भी शुरुआत होगी, जिसमें जुर्म कहीं भी हुआ हो उसकी FIR अपने इलाके के बाहर के थाने में भी दर्ज कराई जा सकती है। इधर मुल्क में आज से 3 नए फौजदारी कानून को नाफिज कर दिया गया है और उधर लागू होते ही सुबह सुबह इस नए कानून के तहत पहला मामला भी दर्ज हो गया। आपको बता दें, पहला मामला दिल्ली में दर्ज हुआ, उसके बाद यूपी और MP में भी इन नए कानूनों के तहत FIR दर्ज हुई है। ये मामला दिल्ली के कमला मार्केट थाने इलाके में दर्ज हुआ है, जिसमें खुद पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर ने मुलजिम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। दर्ज मामले के मुताबिक सब इंस्पेक्टर कार्तिक मीना ने ये शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि सब इंस्पेक्टर इलाके में गश्त कर रहे थे, तब वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुट ब्रिज के पास डिलक्स शौचालय के नजदीक पहुंचे, जहां पर एक शख्स अपनी रेहड़ी लगाकर आम रास्ते पर पानी, बीड़ी और सिगरेट बेच रहा था, जिससे लोगों को वहां से गुजरने में परेशानी हो रही थी। सब इंस्पेक्टर ने उसे रेहड़ी हटाने के लिए कहा, लेकिन रेहड़ी मालिक ने अपनी मजबूरी बताकर मना कर दिया, जिसके बाद पुलिस वाले ने रेहड़ी वाले के खिलाफ सरकारी जमीन पर कब्जा करने और आम लोगों के आने जाने में दिक्कत करने का मामला दर्ज कर दिया है। FIR के मुताबिक मुलजिम की पहचान पंकज कुमार के तौर पर हुई है, जो बिहार के बाढ़ इलाके का रहने वाला है। 18वीं लोकसभा के पहले सेशन का आज छठा रोज था और आज कार्रवाई शुरू करने से पहले मुख्तलिफ ममालिक के लीडरान के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया गया और फिर इसके साथ ही टीम इंडिया की वर्ल्ड कप जीत पर मुबारकबाद भी पेश की गई। इसके बाद नीट का मुद्दा भी पार्लियामेंट में उठाया गया। हालांकि इजलास के आगाज पर स्पीकर ने अपोजिशन की तहरीक इल्तवा को मुस्तरद किया था, जिस पर अपोजिशन ने हंगामा आराई शुरू कर दी थी। वहीं आज राहुल गांधी ने नीट पर एक दिन चर्चा की मांग की। उन्होंने कहा कि ये लाखों तलबा का मसला है, जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि अभी सिर्फ सदर हिंद के खिताब की शुक्रिया तहरीक में हिस्सा लें, क्योंकि इस दरमियान ना तो 0R होगा और ना ही एडजॉर्नमेंट मोशन। और इसी पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी नीट के मुद्दे पर अभी बात न करते हुए कहा कि इस पर बहस शुक्रिया तहरीक के बाद ही होगी। इसी दौरान लोकसभा के बाहर अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की क़यादत में अपोजिशन के मेंबरान पार्लियामेंट ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। उनका इल्जाम है कि मरकजी सरकार सेंट्रल एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मुल्क के नए आर्मी चीफ का ओहदा संभाला। उन्होंने 30 जून को आर्मी चीफ का ओहदा संभाला, जिसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से भी नवाजा गया। मुल्क के नए आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को पीर यानी कि 1 जुलाई को तकरीब के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। राइसेंस हिल्स के साउथ ब्लॉक में मुनक़दा तकरीब के बाद 30वें आर्मी चीफ ने अपने भाई के पांव छुए और आशीर्वाद लिया। उन्हें जनरल मनोज पांडे के बाद आर्मी चीफ बनाया गया है। 19 फरवरी को उन्हें वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया था। 13 लाख फौजियों की फौज का चार्ज संभालने के बाद जनरल द्विवेदी ने कहा कि उनकी तरजीह फौज, फिजाइया और बहरिया के दरमियान तालमेल को बरकरार रखने के लिए काम करना होगी। लद्दाख में चीन के साथ जारी सरहदी तनाज़े पर आर्मी चीफ ने कहा कि हिंदुस्तानी फौज हर किस्म के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तैयार और काबिल है। T20 वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने के बाद और वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया वेस्ट इंडीज़ में आए तूफान में घिर गई है और यही वजह है कि अब तक वो मुल्क वापस नहीं लौट पाई। जीतने के बाद वेस्टइंडीज से हिंदुस्तान लौट रहे खिलाड़ियों की मुश्किलें थोड़ी बढ़ सी गई हैं, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से
बारबाडोस एयरपोर्ट पर सभी हवाई ऑपरेशंस मुअत्तल कर दिए गए हैं, यानी कि बंद कर दिए गए हैं। हिंदुस्तानी टीम मौसम ठीक होने और बारबाडोस एयरपोर्ट पर कामकाज शुरू होने के बाद एक खास चार्टर्ड प्लेन से सीधा दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी। बारबाडोस में इस तूफान के सबब कर्फ्यू लगा दिया गया है और किसी को घर से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं है। अब ऐसी सूरत हाल में उम्मीद की जा रही है कि हिंदुस्तानी टीम 3 जुलाई तक मुल्क वापसी करेगी। आरएसएस चीफ मोहन भागवत उत्तर प्रदेश के 3 रोजा दौरे पर हैं। इस दौरान वो आज गाजीपुर पहुंचे और उन्होंने डॉक्टर रामचंद्रन श्रीनिवासन की लिखी गई मेरे पापा परमवीर किताब का उजरा भी किया। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर संतोष कुमार सिंह यादव ने कहा कि गुज़िश्ता साल जुलाई में हथियाराम मठ के दौरे के दौरान मोहन भागवत ने गाजीपुर के कई बहादुर शहीदों के खानदानों को एजाज से नवाजा था। उन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम के दौरान वीर अब्दुल हमीद के बेटे ज़ैनुल हसन ने आरएसएस के सरबराह को अपने वालिद की लिखी हुई किताब के बारे में बताया था और दरख्वास्त की थी कि इस किताब की आखिरी इशाअत के बाद इसे जारी किया जाए। उन्होंने बताया कि आरएसएस सरबराह ने किताब के रिलीज़ के लिए आने की रजामंदी जाहिर की थी, जिसके बाद उन्होंने आज अपना वादा पूरा किया। ये किताब रामचंद्रन श्रीनिवासन ने लिखी है। यह आज यानी कि 1 जुलाई को अजीम शहीद अब्दुल हमीद की यौम पैदाइश के मौके पर जारी की गई और इस किताब का उजरा आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने किया। नॉर्थ ईस्ट के बाद अब मानसून ने तकरीबन पूरे ही हिंदुस्तान को कवर कर लिया है और अगले 3 रोज में ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के बचे हुए हिस्सों को भी कवर कर लेगा। दिल्ली, जहां पहले पानी की कमी की शिकायत थी, अब 2 दिन की बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरने से मुश्किलात का सामना है। 2 दिन में हुई कुछ घंटों की बारिश में दिल्ली की सड़कों पर इतना पानी भरा है कि बारिश के 3 दिन बाद तक भी वो ट्रैफिक को मुतासिर ही कर रहा है। वहीं महकमे मौसम ने अगले कुछ रोज के लिए 25 रियासतों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया हुआ है, जिनमें यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और दिल्ली भी शामिल है। वहीं भारी बारिश के चलते महाराष्ट्र के उत्तनगिरी की शिव नदी में मगरमच्छों की तादाद में इतना इजाफा हुआ है कि मगरमच्छ सड़कों पर और बस्तियों में घूमते हुए नजर आए। वहीं इस तेज बारिश के सबब लोनावला में एक ही घर के 5 लोग भुशी डैम में बह गए। इनमें एक खातून, 13 साल की लड़की, 6 साल की 2 बच्चियां और 4 साल का एक लड़का भी शामिल है। तो वहीं बात करें नॉर्थ ईस्ट की, तो वहां भी तेज बारिशों से सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है और साथ ही उत्तराखंड में भी सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है, जिसको लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इमरजेंसी बैठक भी की है। तो मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। अगले शुमारे में कुछ और ताज़ा खबरों के साथ लौटेंगे। आप देखते रहिए तहज़ीब टीवी। आदाब।